वेलकम स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये पॉइंट की थ्योरी हाईलाइट की थी और कुछ प्रॉब्लम भी वर्कआउट किए थे। तो एक लास्ट प्रॉब्लम वर्कआउट कर लेते हैं। इसके अंदर हम मास रेशो और मोल रेशो दोनों के थ्रू आपको एक क्वेश्चन को और इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आना चाहिए। चलो देखते क्वेश्चन क्या है। 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम है, इसका मिक्सिंग किया गया है ऑक्सीजन के साथ और आपको 10.2 ग्राम का ऑक्साइड मिला है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और दूसरी बार उसने क्या किया, 0.9 ग्राम का एल्यूमिनियम लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और हमें 1.7 ग्राम का ऑक्साइड मिला है। ठीक है, देखते हैं अभी। तो हमें यहां पे प्रूव करना है कि लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन कैसे हो रहा है, या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यस, यहां पे करेंगे क्या बच्चों लोग, पहले तो रिएक्शन को लिखेंगे। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यस, रिएक्शन लिख दी मैंने। तो फिर अभी यहां पे एल्यूमिनियम आपको दिया कितना है बच्चों लोग, यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का तो कुछ आता पता नहीं है, बट हमें एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बना है वो बिल्कुल दिया हुआ है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें कितना मिला है ये तो अभी गिवन है, और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर आपका एल्यूमिनियम 5.4 ग्राम होगा। तो अभी 10.2 में से आपका रिएक्टेंट जो है एल्यूमिनियम, उसका मास सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका बचेगा ऑक्सीजन। तो यस 5.4 है, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा बच्चों लोग, 4.8 ग्राम। तो यहां पे मैं लिखता हूं 4.8 ग्राम आपका ऑक्सीजन रहेगा, और ये हमें अननोन था और कैलकुलेशन करके हमने इसको कैलकुलेट किया है अभी। यस, तो अभी देखो बहुत ही बढ़िया, यहां पे अभी सॉल्व करेंगे। अभी इसका मास और इसका मास, इनका मास रेशो लेंगे, तो वो यदि सेकंड केस में भी सेम आए तो हम समझ जाएंगे स्टूडेंट, दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलो यहां पे क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का मास डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास। बोलो एल्यूमिनियम का मास कितना है, 5.4 ग्राम। बोलो ऑक्सीजन का मास कितना है, 4.8 ग्राम। तो ये मास रेशो निकालते हैं, 5.4 डिवाइड बाय 4.8, तो ये मास रेशो कितना आएगा बच्चों लोग। यस, तो ये मास रेशो एक बार कैलकुलेट करो तो 1.125 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आया मास रेशो बाय मास रेशो। तो यहां पे मेंशन कर रहा हूं, दिस इज द मास रेशो। अभी सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में उन्होंने क्या दिया है बच्चों लोग, सेम रिएक्शन है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करनी है और हमें यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मान के चलो कि आपको कोई मेटल नाम दिया जाए, मेटल, तो फिर यहां पे मेटल ऑक्साइड नाम आएगा। ठीक है, तो मेटल के कितने नंबर रहेंगे, ऑक्सीजन के कितने नंबर रहेंगे, वो भी हम यहां पे समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलो अभी इसका कितना मास दिया है, 0.9 ग्राम। इसका मास अभी तो नहीं दिया है, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास हमें दिया है 1.7 ग्राम। तो अभी 1.7 ग्राम के अंदर आपका एल्यूमिनियम रहेगा, तो एल्यूमिनियम का मास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, देखो 1.7 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, यस 8 आएगा। तो यहां पे 0.8 आएगा। यस, तो यह आया 0.8 ग्राम आपका ऑक्सीजन। तो यहां पे 0.8 ग्राम आपका ऑक्सीजन आएगा। यस, अभी करना क्या है, यहां पे एल्यूमिनियम का मास डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास, इनका रेशो लेते हैं। बोलो 0.9 ग्राम डिवाइड बाय 0.8 ग्राम, तो ये रेशो हम लेंगे
तो ये कितना आएगा बच्चों लोग 0.9 डिवाइड बाय 0.8। तो यहाँ पे ये रेशो आपका और ये वाला रेशो और ये वाला रेशो आपका सेम आना चाहिए। तो एक बार इसको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों लोग, ठीक है। तो मैं एक बार इसको कैलकुलेट करके देता हूं आपको। तो पहला वाला कैलकुलेशन है 5.4 डिवाइड बाय 4.8, तो ये कैलकुलेशन आपका 1.125 आ रहा है। और ये वाला कैलकुलेशन भी आपको करके देता हूं 0.9 डिवाइड बाय 0.8, तो ये भी कैलकुलेशन आपका 1.125 ये बाय मास रेशो है। यस, तो दोनों के मास रेशो सेम आ रहे। इसका मतलब है बच्चों लोग यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम का मास और ऑक्सीजन का मास, यहाँ पे एल्यूमिनियम का मास और ऑक्सीजन का मास आपका भले ही चेंज हो, बट यहाँ पे उनका मास रेशो क्या आएगा बच्चों लोग, फिक्स आएगा। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। ये तो हुआ मास रेशो। अभी हम मोल रेशो समझेंगे। दिस इज द मास रेशो बच्चों लोग, ये मास रेशो था बाय मास रेशो, ठीक है। ये मास रेशो था बाय मास रेशो। अभी यहां पे हम मोल रेशो से समझेंगे बच्चों लोग, मोल रेशो, ओके। तो अभी मोल रेशो, यहां पे मास रेशो मोल रेशो अलग रहेगा बच्चों लोग, हाँ, मतलब इसका मास रेशो और इसका मोल रेशो बिल्कुल अलग रहेगा, बट यहां पे जो मोल रेशो आएगा सेम मोल रेशो यहां पे आएगा, समझ रहे ना आप। तो अभी यहां पे मोल रेशो लेते हैं। चलो, अभी एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मास हमें निकाला है, तो इस एल्यूमिनियम के मोल डिवाइड बाय ऑक्सीजन के मोल ये कर देते हैं। तो फिर एल्यूमिनियम के मोल निकलने हैं बच्चों लोग, तो फिर एल्यूमिनियम का गिवन मास लेना पड़ेगा हमें डिवाइड बाय एल्यूमिनियम का मोलर मास। एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है 27 डिवाइड बाय, ये तो हुआ एल्यूमिनियम के मोल, डिवाइड बाय आपके ऑक्सीजन के मोल। तो ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है 4.8 डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास। तो फिर यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों लोग 5.4 डिवाइड बाय 27 इंटू, यहां पे ये 16 ऊपर जाएगा और ये 4.8, तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं अभी बच्चों लोग, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अभी करना पड़ेगा। तो यस, ये मैं कैलकुलेशन आपको करके देता हूं, ठीक है। 5.4 इंटू 16 डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 4.8, तो ये कैलकुलेशन आ रहा है आपका 0.66, ओके। तो 0.66 इसका मतलब है 0.66 डिवाइड बाय 1, तो ये मोल रेशो आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग, इसका मतलब ये कि एल्यूमिनियम के 0.66 मोल पे ऑक्सीजन का 1 मोल फिक्स है। एल्यूमिनियम के 0.66 मोल पे ऑक्सीजन का 1 मोल फिक्स है। यस, तो यहां पे भी ये कैलकुलेशन आना चाहिए यदि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो चलो यहां पे भी करते हैं। अभी एल्यूमिनियम के मोल डिवाइड बाय ऑक्सीजन एटम के मोल, तो बोलो एल्यूमिनियम का गिवन मास कितना है 0.9, एटॉमिक मास कितना है एल्यूमिनियम का 27 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है 0.8, एटॉमिक मास कितना है 16। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों लोग, बोलो 0.9 डिवाइड बाय 27 इनटू, अभी ये 16 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय 0.8। तो ये कैलकुलेशन करिए बच्चों लोग, यहाँ पे आपका टोटल कैलकुलेशन आएगा 0.666 मोल, और यहाँ पे डिवाइड बाय इसको 1 बोल सकते हैं। तो ऊपर के मोल रहेंगे आपके एल्यूमिनियम के, नीचे के मोल रहेंगे आपके ऑक्सीजन के। अभी यहाँ पे ये तो अभी मोल रेशो आ गया, तो इसको फ्रैक्शन के अंदर हम देख रहे हैं, बट इसको आप एक फुल होल नंबर के अंदर कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 0.66, ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पे मैं दोनों साइड से 3 से यदि मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो ये 0.66 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, मतलब 1.99 ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये 1 इंटू 3 तो ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, तो ये रेशो आएगा Al2O3। तो सेम पर यहाँ पे भी वही आएगा, तो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Al2O3। तो ये एक होल नंबर में आया हुआ रेशो है।
यहाँ पे जो फ्रैक्शन के अंदर था उसको हम होल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों लोग। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 2:3, ये आपका मोल का रेशो है, मोल रेशो। यहाँ पे भी आपका 2:3, ये आपका मोल रेशो है। समझ में आ गया बच्चों लोग? तो मोल रेशो सेम है, इसका मतलब है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। यस, तो मोल रेशो ले लो, नहीं तो मास रेशो ले लो। अभी आपको एग्जाम के अंदर मोल रेशो मैक्सिमम बार आता है, क्योंकि ये जो होता है एल्यूमिनियम का बेस 2 और ऑक्सीजन का बेस 3, ये आप बोल सकते हैं कि ये एक स्टोइचियोमेट्री, एक कंपाउंड के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो फिर ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन है हमारे पास शीट के अंदर है, उसको वर्कआउट करना है अभी। ओके, चलो तो नेक्स्ट लॉ को हम समझेंगे अभी। नेक्स्ट लॉ, तो ये एग्जांपल सबको समझ में आया बच्चों लोग? यस, मोल रेशो, मास रेशो, तो दोनों अलग अलग होते हैं, बट कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर जो मोल रेशो यहाँ पे, वही मोल रेशो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जब मास रेशो लेंगे तो यहाँ पे भी मास रेशो वही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एवोगाड्रोस लॉ देखेंगे बच्चों लोग, एवोगाड्रोस लॉ। चलो अभी एवोगाड्रो लॉ और उसके बाद गै-लुसैक लॉ, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ, या इसको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। देखो एवोगाड्रो लॉ क्या है? एवोगाड्रो लॉ के अंदर क्या होता है बच्चों लोग, मान के चलो कि आपका यहाँ पे एक कंटेनर है, एक गैस का कंटेनर है, यहाँ पे एक गैस है और ऊपर से आपने इसको क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया था और यहाँ पे जो आपने प्रेशर अप्लाई किया था वो 1 atm और वो होता है 760 मिली मर्क्यूरी होता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड प्रेशर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, कोई भी एक टेम्परेचर फिक्स करिए, ठीक है। या मैं ले रहा हूं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो 273 केल्विन, इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और यहां पे आपने CH4 मॉलिक्यूल जो है वो आपने 6.023 इंटू 10⁻23 इतने सारे CH4 के मॉलिक्यूल आपने ले लिए। यस, तो अभी यहां पे आपके जो मॉलिक्यूल है CH4 के, उसका नंबर आपको पता है बच्चों लोग, इतना है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल को आप इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं? 1 मोल। यस, तो यहां पे मैंने CH4 के 1 मोल लिया है, 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल लिया है और एक कांस्टेंट फिक्स प्रेशर लगा हुआ है और टेम्परेचर भी फिक्स है। यहां पे ये दोनों चीजों को कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट रखेंगे मतलब ये बार बार चेंज नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंट चालू हो गया, जो प्रेशर है वही प्रेशर, जो टेम्परेचर वही टेम्परेचर है, ठीक है। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ये पूरा फिक्स रहेगा। तो फिर यहां पे ये कंटेनर रखने के बाद, इसके अंदर मॉलिक्यूल रखने के बाद पूरा प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है और फिर वॉल्यूम को मेजर किया गया। तो हमें जो वॉल्यूम मिला यहां पे वो 22.4 लीटर इसके आसपास मिला। तो इसके आसपास मतलब एक मैं आइडियल वैल्यू ले रहा हूं,
मैक्सिमम टाइम आपको ये वैल्यू मिलेगी, इसके आसपास मिलेगी। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, इस कंटेनर के अंदर मैंने 2 मोल CH4 लिए, तो यहां पे इस कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम मिला वो मुझे मिला 44.8 लीटर। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आपने नंबर ऑफ मोल को डबल किया, मतलब बढ़ाया, तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ने लगा। यस, तो ये वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड है। तो पहले क्या बढ़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे और उसके बाद क्या बढ़ेगा स्टूडेंट, उस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। और यहां पे मैं लिखूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पे आप कौन सा भी टेम्परेचर ले सकते हैं, कौन सा भी प्रेशर ले सकते हैं, बट जो टेम्परेचर प्रेशर आप लेंगे उसी को फिक्स करेंगे। यहां पे मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को लिया है, इसलिए मैंने उसको फिक्स किया है। आप वो टेम्परेचर प्रेशर चेंज भी कर सकते हैं, कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं, बट उनको चेंज नहीं करना है बच्चों लोग, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आएगा होगा, पहले आप क्या चेंज करेंगे, नंबर ऑफ मोल चेंज करेंगे, तो उसके बाद चेंज कौन हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग, वॉल्यूम ये डिपेंड है किसके ऊपर, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले एवोगाड्रो लॉ ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस, सबसे पहले एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगाड्रो लॉ खाली कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे गैस के लिए वैलिड है। जब आप नंबर ऑफ मोल को बढ़ाएंगे तभी आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, बट पहले वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम बाद में बढ़ेगा। इसलिए वॉल्यूम डिपेंड है किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो यहां पे वॉल्यूम एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वॉल्यूम एक क्या है स्टूडेंट, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट वेरिएबल, बट number of moles is independent variable। आपका नंबर ऑफ मोल्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, समझ रहे हैं ना। डिपेंड कौन है, तो जो पहले चेंज होगा उसको यहां पे लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, और वो चेंज करने पे आपका दूसरा चेंज हो रहा है उसको लिखेंगे LHS पे। जैसे ही हम बोलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए एग्जाम के अंदर, और उसके पहले आपने बहुत अच्छा स्टडी किया था, तो अच्छे मार्क्स क्यों आए, क्योंकि आपने अच्छा स्टडी किया था। ज्यादा स्टडी ज्यादा मार्क्स, तो पहले कौन है, ज्यादा स्टडी, उसके बाद क्या है, ज्यादा मार्क। तो मार्क ये वेरिएबल स्टडी पे डिपेंड है, स्टडी मार्क के ऊपर डिपेंड नहीं है। मार्क कब बढ़ेंगे, जब आपका स्टडी बढ़ेगा, आपका स्टडी घटेगा मार्क भी घटेंगे। तो मार्क इज डिपेंड ऑन स्टडी, बट स्टडी किसके ऊपर डिपेंड है, पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पे जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, ध्यान में रखना है। मैथमेटिकली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों लोग, यहां पे आप v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n लिखो या n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v लिखो, मैथमेटिक्स दोनों को सही बोलता है। बच्चों लोग समझ में आ रहा है। तो फिर आपको एक कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू इसको समझना है, तो ये सही है ये गलत है, बट मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सही है, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स यहां पे पूरा काम करेगा, ठीक है, क्योंकि एक टर्म आप कांस्टेंट रखेंगे। यस, चलो बच्चों लोग, एवोगाड्रो लॉ सबको समझ में आया होगा बच्चों लोग। तो आप जितना जितना नंबर ऑफ मोल गैस के बढ़ाते जाएंगे उतना उतना उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके मोल 1 था और यहाँ पे आपका वॉल्यूम 22.4 लीटर था। यहाँ पे आपके मोल 2 थे, यहाँ पे आपका वॉल्यूम 22.4 × 2 था।
तो यहां पे नंबर ऑफ मोल को डबल किया, वॉल्यूम भी डबल हो गया। यस, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ये दोनों स्टोइचियोमेट्री लेते हैं स्टूडेंट, यदि वो गैस है तो। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ये दोनों स्टोइचियोमेट्री क्यों लेते? क्योंकि नंबर ऑफ मोल को बढ़ाओ, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। समझ रहे ना आप इसको? ठीक है, तो अभी ये हुआ आपका लॉ ऑफ एवोगाड्रो लॉ, या इसको एवोगाड्रो लॉ भी बोल सकते हैं खाली। यस, तो सिंपल है कि दिस लॉ इज ओनली फॉर गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ गैस आल्सो इंक्रीजेस। तो नेक्स्ट पॉइंट हम हाईलाइट करने वाले हैं बच्चों लोग, लॉ ही है एक्चुअली, एवोगाड्रो लॉ के बाद गै-लुसाक लॉ। एवोगाड्रो लॉ और गै-लुसाक लॉ ये दोनों लॉ गैस के लिए छोड़ना, ओके। तो यहाँ पे गै-लुसाक लॉ, यस, गै-लुसाक लॉ को समझेंगे अभी। देखो बच्चों, गै-लुसाक लॉ क्या है बच्चों लोग? यहां पे मैं गैस कंटेनर ले रहा हूं, ये गैस, ये कंटेनर ए, इस कंटेनर को बी कंटेनर बोलेंगे, इस कंटेनर को आप डी सी कंटेनर बोलेंगे। ऐसा आप कितने भी कंटेनर ले सकते हैं, बट इसके अंदर सब गैस होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पे आपने टेम्परेचर और प्रेशर इनको फिक्स करना है। कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं आप, कोई भी प्रेशर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लेंगे आप एकदम स्टार्टिंग में, जो टेम्परेचर प्रेशर लेंगे वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं करना है, आपका टेम्परेचर प्रेशर यहां पे फिक्स होना है। तीसरी बात, यहां पे नंबर ऑफ मोल को भी फिक्स करना है, नंबर ऑफ मोल्स आल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, मतलब तीन चीजों को कांस्टेंट रखना है। कंटेनर अलग अलग है और ये डिफरेंट कंटेनर के अंदर आपने डिफरेंट गैस को फिलअप किया है, हेलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CH4, ऐसे गैस को आपने फिल किया हुआ है। कोई भी गैस ले सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, CH4 गैस से लिया है, और यहाँ पे आपका पिस्टन ऊपर से लगा है, यहाँ पे एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है, और यहाँ पे ऊपर से एक प्रेशर एक्सर्ट किया है। तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है, वही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है, वही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है। तो P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू P3 इजिकल टू P4, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। यस, और यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूं T1 इजिकल टू T2 इजिकल टू T3 इजिकल टू T4, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे आपने हेलियम के जो नंबर ऑफ मोल्स है, हेलियम के नंबर ऑफ मोल्स जितने लिए थे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स आपके ऑक्सीजन के, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स आपके N2 के, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स आपके CH4 के। यदि मान के चलो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इसका मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है, इनका वॉल्यूम भी क्या है बच्चों लोग, फिक्स है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि तीनों चारों कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, मतलब यहां पे जो वॉल्यूम रहेगा सेम वॉल्यूम यहां पे रहेगा, सेम वॉल्यूम यहां पे रहेगा, सेम वॉल्यूम यहां पे रहेगा। क्यों रे बच्चों लोग? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का नंबर फिक्स है, टेम्परेचर प्रेशर सब फिक्स है, और आप उनके अंदर वॉल्यूम भी क्या ले रहे, सेम ले रहे। इसका मतलब है कि यहां पे यदि इफ 4 different container having 4 different gas at constant temperature
प्रेशर, ठीक है। देन वॉल्यूम also taken same, then number of moles, molecule and number of molecules also same। यदि आप इन चारों कंटेनर के अंदर अलग अलग गैस ले रहे एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे और उनके अंदर कंटेनर का वॉल्यूम सबका सेम है, तो आपके उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो सबके केस में सेम रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ गेलुसैक लॉ। ये गेलुसैक लॉ है बच्चों लोग, ये सब गैस है आपके। ओके, दिस लॉ इज ओनली फॉर गैस, ठीक है। तो ये लॉ खाली गैस के लिए काम करेगा, तो एवोगाड्रो लॉ, गेलुसैक लॉ ये खाली गैस के लिए काम करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आया? सीधा है बहुत। आप चारों कंटेनर का प्रेशर टेम्परेचर सेम रखिए और आपने गैस लिया है उसके अंदर और सबका वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब है उनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनका नंबर सबके अंदर सेम है, नंबर ऑफ मोल सबके अंदर सेम है, ठीक है। तो चलो बहुत ही बढ़िया। अभी ये कंसेप्ट था। अभी मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करूंगा बच्चों लोग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। यस, ये सबको समझ में आया? आपको लिखना है तो लिख सकते हैं बच्चों लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेंगे फिर हम। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करो। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो यहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है कि व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विथ द अदर एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड फॉर्मेशन, द मास ऑफ वन एलिमेंट is combined with constant mass of other, the ratio is 1:1, 1:2, 1:3। इसका मतलब क्या है यहाँ पे बता देता हूं। मान के चलो कि आपके पास कोई हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को 2 ग्राम लिया है और यहाँ पे 16 ग्राम लिया है, ठीक है। और इनका एक प्रोडक्ट मिलता है हमें H2, तो यहां पे आपको 18 ग्राम H2 मिलेगा, ठीक है। तो फिर यहां पे आप दूसरी रिएक्शन, ये तो हुई पहली रिएक्शन, यहां पे आपकी दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और यहां पे आप हाइड्रोजन ले रहे 2 ग्राम बट यहां पे ले रहे 32 ग्राम, तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है H2O2 और यहां पे आपको मास मिल रहा है 34 ग्राम। यहां पे देख सकते हैं व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट है कि जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिल रहे हैं। दिस इज कंपाउंड, एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है, अलग है ना, एक पेरोक्साइड है और एक वाटर है, तो डिफरेंट कंपाउंड मिल रहे हैं बट एलिमेंट तो सेम है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है बट आपको 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिल रहे हैं, ओके। तो फिर क्या हो रहा है, कंपाउंड का फॉर्मेशन, द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विथ, एक एलिमेंट है उसका मास दूसरे एक कांस्टेंट एलिमेंट के मास के साथ कंबाइन हो रहा है। देखो यहां पे 16 ग्राम कंबाइन विथ 2 ग्राम, यहां पे 32 ग्राम कंबाइन विथ 2 ग्राम, इसका मतलब है इसका मास कांस्टेंट है। एक एलिमेंट का मास दूसरे एक फिक्स मास वाला एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है और उनका जो रेशो है 1:1, 1:2, 1:2, 1:3 इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका ये तो कांस्टेंट है 2:2, तो यहां पे रेशो ले सकते हैं, यहां पे 16, यहां पे 32, तो यहां पे रेशो 1:2 आएगा।
समझ रहे? कई बार 1:1 भी आ सकता है। बच्चों लोग समझ में आ रहा है? तो 1:1, 1:2, 1:3 यहाँ पे रेशो आएगा। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि दोनों रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम है, दोनों रिएक्शन के अंदर के एलिमेंट सेम है, बट एक एलिमेंट आपका अलग मतलब डिफरेंट है, मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन में। और अलग प्रोपोर्शन में होने के कारण यहां पे जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग मिल रहे हैं, और उनके अंदर के जो एलिमेंट है सेम है। यहाँ पे जो कितने एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, समझ रहे? बट वो जो एलिमेंट है उनके अंदर एटॉमिक रेशो है वो आपका चेंज है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन का मास जो है स्टूडेंट वो आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन में, इसकी वजह से उसका वहां पे रेशो भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ऐसा हर रिएक्शन के अंदर नहीं होता है, कुछ एग्जांपल ऐसे है कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है बच्चों लोग, कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है वो सेम होती है। जो रिएक्टिंग स्पीसीज है भले वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में हो, बट जो रिएक्टिंग स्पीसीज है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट आपको बिल्कुल अलग मिलेंगे। बट ठीक है, तो और एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, और एक एग्जांपल। यस, तो अभी कौन बताएगा एक एग्जांपल? बहुत ही एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं बच्चों लोग। यहाँ पे आप हाफ मोल बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 मोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन का और ऑक्सीजन का और एक प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कार्बन का 12 ग्राम लिया था, और यहाँ पे आपने 16 ग्राम लिया था, और यहाँ पे आपने 12 ग्राम लिया था, मतलब कार्बन का मास फिक्स है, और यहाँ पे आपका 32 ग्राम है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का मास जो है स्टूडेंट वो कंबाइन हुआ एक फिक्स मास कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट प्रोपोर्शन था ऑक्सीजन का 16:32, मतलब 1:2 रेशो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेशो कुछ भी हो सकता है बच्चों लोग, वो ऐसा नहीं कि 1:2 ही आना चाहिए, 1:3 भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड मिले। यस, तो when two element combine with other element to form 2 or more than 2 compounds formation, the mass of one element is combined with constant mass of other element, और उनके बीच रेशो आपका 1:1, 1:2, 1:3 ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यस, समझ में आया? तो यहाँ पे और आप ऐसा भी बोल सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का पेंटॉक्साइड है, नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड भी है, ठीक है। तो ये आपके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों लोग। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन वर्कआउट करके लेता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई कैसे करना है। यस बच्चों लोग, तो बहुत सीधा लॉ है, रिएक्टिंग स्पीसीज हमेशा सेम रहेगी, और जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, उनके बीच जो स्टोइचियोमेट्री वो डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन वर्कआउट करके लेता हूं। चलो, तो यस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर एक इलिस्ट्रेशन है, वर्कआउट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। तो कार्बन आपको 2 ऑक्साइड के अंदर मिल रहा है, विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% ऑफ कार्बन रिस्पेक्टिवली, सो दैट द फिगर इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको ऑक्साइड, फर्स्ट ऑक्साइड, यहाँ पे फर्स्ट ऑक्साइड, और यहाँ पे आपका सेकंड ऑक्साइड। यस, आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑक्साइड था, यहाँ पे सेकंड ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका है पहले तो कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। बोलो, फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर आपको यहाँ पे कार्बन मिल रहा है 42.9 और यहाँ पे 27.3। तो 100 में से ये सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कितना आएगा, ऑक्सीजन का कैलकुलेशन कितना आएगा 57.1। तो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे करके रखा है, तो यहाँ पे मैं यस, तो 100 माइनस आपका कार्बन का परसेंटेज कर दीजिए, तो यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, यहाँ पे आएगा 72.7%। यस, तो ये आएगा ऑक्सीजन। तो आपको करना क्या है बच्चों लोग, यस,
तो आपको पहले ऑक्साइड के अंदर कार्बन का मास डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास, यहां पे भी आपका कार्बन का मास डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास, तो ये रेशो आपको निकालना है 42.9 डिवाइड बाय आपको 57.1, ये रेशो निकालना है। और यहां पे भी आपको 27.3 डिवाइड बाय आपका 72.7, मतलब ये आपका आएगा कार्बन का मास डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास। यहां पे भी आपका आएगा कार्बन का मास डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास। तो यहां पे आपका कैलकुलेशन कितना आएगा, तो यहां पे मेरा कैलकुलेशन आ रहा है 0.571, और यहां पे जो कैलकुलेशन आ रहा है बच्चों लोग, यहां पे आ रहा है 0.376। तो ये मास रेशो है, हाँ ये मास रेशो है बच्चों लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप मास रेशो देखिए ना बच्चों लोग, फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर जो मास रेशो है वो 0.751 है, और सेकंड ऑक्साइड के अंदर जो मास का रेशो है वो है आपका 0.376। तो इनका मास रेशो लीजिए, तो ये आपका आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है बच्चों लोग, यहाँ पे हमें और एक बात समझ में आएगी कि 1 ग्राम आपका ऑक्सीजन जब डिकम्पोज हो जाएगा तो कार्बन का 0.751 ग्राम इतना डिकम्पोज होगा। और यहां पे यदि इसका 1 ग्राम का ऑक्सीजन ये डिकम्पोज हो जाएगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन यदि डिकम्पोज हो जाएगा, तो यहां पे 0.76 इतना ग्राम आपका कार्बन डिकम्पोज होने वाला है। इसका मतलब क्या है, यहां पे ऑक्सीजन जो डिकम्पोज होने वाला है वो सेम है, यहां पे भी 1 ग्राम है, यहां पे भी 1 ग्राम है, बट यहां पे आपका कार्बन जो डिकम्पोज होने वाला था वो 0.751 था, और यहां पे कार्बन जो डिकम्पोज होने वाला था 0.376 था। तो यहां पे जो कार्बन डिकम्पोज हो रहा था उसके डबल में यहां पे कार्बन डिकम्पोज हो रहा है, तो कार्बन मल्टीपल में ऑक्सीजन फिक्स है, कार्बन मल्टीपल में ऑक्सीजन फिक्स है। तो पहले वाले का जो कार्बन है वो डबल है दूसरे वाले के कार्बन से, पहले वाले का जो कार्बन है वो डबल है दूसरे वाले के कार्बन से, 2:1। समझ में आ रहा है बच्चों लोग? यस, समझ में आ रहा है बच्चों लोग? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यस, सबको समझ में आया? तो ये तो हुआ आपका मास रेशो। अभी हम एटम का रेशो समझते हैं बच्चों लोग, एटम का रेशो, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हम एटम के रेशो, यदि इन दोनों का मास रेशो सेम आता तो ये एग्जांपल कौन सा हो जाता है रे बच्चों लोग? यदि आपको ऐसा अभी यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एग्जांपल है वो किस लॉ को इलस्ट्रेट, किस लॉ को प्रूव कर रहा है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन ऐसा कुछ नाम नहीं, उन्होंने बोला कि ये जो एग्जांपल है वो किस लॉ को प्रूव कर रहा है, और आपको आएगा मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा ना बच्चों लोग। तो फिर यहाँ पे मास रेशो यदि सेम आ रहा है या मोल रेशो सेम आ रहा है तो लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, यदि मास रेशो अलग आ रहा है या मोल रेशो अलग आ रहा है तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो एक मास रेशो के थ्रू मैंने प्रूव किया है, अभी मोल रेशो के थ्रू इसको प्रूव कर देता हूं, ठीक है। तो इसके ऊपर बिल्कुल प्रॉब्लम बनेंगे स्टूडेंट, जेई के ऊपर और नीट के ऊपर इसके पहले क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर। तो मैं क्या करता हूं अभी ये मोल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दे, तो यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट इरेज कर देता हूं बच्चों लोग, यहाँ पे मैं मोल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी यहाँ पे मास रेशो निकला है, अभी मोल रेशो निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी, चलो अभी फर्स्ट ऑक्साइड के अंदर कार्बन, तो कार्बन के मोल निकालते हैं ना, कार्बन के मोल निकालते हैं, तो ये जो परसेंट में दिया है ये मास है, तो मास आपको 42.9 है डिवाइड बाय 12। यस, उसके बाद आपको ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं, तो ऑक्सीजन का आपको मास कितना है 57.1 डिवाइड बाय आपका 16, तो ये कैलकुलेशन करना है आपको 42.9 डिवाइड बाय 12 इंटू 16 डिवाइड बाय 57.1। यस, तो ये कैलकुलेशन एक बार करिए, तो मैं आपको ये कैलकुलेशन करके देता हूं बच्चों लोग।
तो ये लगभग 1.001, तो इतना रेशो आ रहा है तो डिवाइड बाय 1 भी बोल सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1:1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल पहले के अंदर। ठीक है, ऑक्साइड फर्स्ट के अंदर हमें कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशो 1:1 मिल रहा है। अब यहाँ पे ऑक्साइड 2 के अंदर देख लेते हैं। ऑक्साइड 2 के अंदर ये ऑक्साइड फर्स्ट ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड ऑक्साइड लिखता हूं, तो कार्बन के मोल, ऑक्सीजन के मोल, बोलिए कार्बन के मोल यहाँ पे निकाल सकते हैं 27/12 डिवाइड बाय 72.7 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ पे 27 डिवाइड बाय 12 इंटू 16 डिवाइड बाय 72.7, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके देता हूँ आपको। 27 इंटू 16 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 72.7, तो ये आ रहा है 0.49 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो 0.5 बोल सकते हैं इसको डिवाइड बाय 1। यस बच्चों लोग, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2, यहाँ पे भी 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 रहेगा और ऑक्सीजन का नंबर 2 रहेगा, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे CO2 रहेगा और यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा। तो कार्बन का फिक्स है, कार्बन का अमाउंट फिक्स है बच्चों लोग। तो ये तो हो गया आपका मोल रेशो, तो यहाँ पे मोल रेशो हो गया। ठीक है बच्चों लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मोल है, तो 1:2 आएगा ये ऑक्सीजन का। तो कार्बन का तो फिक्स है ना, कार्बन का रेशो फिक्स है।